નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 માં આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 વિક્રમ સારાભાઈ પહોંચેલ છે। તે પહેલા આપણે કાવ્ય જોયું હતું, હિન્દ દેશ કે નિવાસી। તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ આપણો વિષયાંક છે અને એ વિષયાંક આનો પ્રકાર કેવો કહેવાય તો આ એક જીવની છે। જીવની યાની જીવન ચરિત્ર। આપણે કેમ ગાંધીજીનું લખતા હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું લખતા હોય, એવી જ રીતે આ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર વિક્રમ साराभाई। शुरुआत करिए। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। हम जो कुछ भी सुविधाएं अभी भुगत रहे हैं, यानी जो भोग हम भोग रहे हैं, उस सारी जो देन है वो किसकी है? विज्ञान की। यानी कि लाइट स्विच लगाओ, पंखा शुरू, रिमोट लगाओ, एसी शुरू, रिमोट लगाओ, टीवी शुरू। तो यह सुविधा कब हमको मिली? तो यह सुविधा विज्ञान के विकास के बाद मिली, विज्ञान के द्वारा मिली। तो उसी विज्ञान के एक महान पुरुष यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। यानी कि उनका पूरा जीवन, उनका जन्म, उन्होंने कौन कौन सी सिद्धियां हासिल की, कैसे अवार्ड प्राप्त किए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सारी बात हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधक आदि अनेक क्षेत्रों में प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रबंधक यानी कंस्ट्रक्शन, विज्ञान ने लगतु कोई पण काम होय तो एमणे दरेक क्षेत्र में काम करेलू जोवा मळे छे। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई नाम सुना और प्रसिद्धि मिल गई, नहीं। उन्होंने बचपन से एक मन में ठान लिया था कि परिश्रम के द्वारा नाम कमाना है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो उद्योगपति थे, इसलिए उनके पास से उनको प्रेरणा मिलती थी हरदम परिश्रम करने की, सतत कार्य करने की, और इसी कर्म की वजह से उन्हें इतनी सारी सफलता मिली और वह सबसे सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। पेज नंबर 34 पर एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यानी कि बहुत छोटी आयु, 2 वर्ष की आयु, जब बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उस समय यह जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। यानी कि बच्चे को देखकर एक आगाही दी कि यह बच्चा बड़ा होकर यशस्वी यानी खूब कीर्ति कमाएगा, खूब नाम करेगा, अपने पिता का नाम रोशन करेगा। तो अपरिचित शब्दों में हम यहाँ लेंगे यशस्वी, यशस्वी यानी कीर्तिवान। कीर्तिवान तो આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પુત્રના લખણ પારણામાં અને સ્ત્રીના લખણ બારણામાં।
એટલે કે સ્ત્રી જ્યારે ગ્રહ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એના સંસ્કારની ખબર પડી જાય છે, અને બાળક જ્યારે નાનું હોય, પારણું એટલે ઘોડિયું, એ ઘોડિયામાં સૂતું હોય ત્યારે જ આપણને એના એ આગળ જઈ અને કેટલુંક આગળ વધે છે એ થોડા અંશે આપણને એનો ખ્યાલ આવતો હોય છે. તો એવી કહેવતોની જેમ આમાં પણ 2 વર્ષની નાની ઉંમરમાં રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર એક આગાહી કરે છે કે આ બાળક ખૂબ કીર્તિ કમાશે, ખૂબ નામ करसे। बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली, यानी कि जो छोटा बालक है उसने ऐसे कर्म किए कि यह भविष्यवाणी जो सिर्फ 2 वर्ष की आयु में हुई थी वो भविष्यवाणी एक दिन सच साबित कर दी। कैसे? तो अपने कर्म से, यानी कि काम करके, कठिन मेहनत करके। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक નાનું એવું 2 વર્ષનું બાળક, લેખક પૂછે છે કે તમે જાણો છો કોણ છે, શું છે? તો કોણ? તો કે એ જ નાનું જે બાળક છે જેણે નામ કમાયું છે એ બાળક છે ડॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। અહીં આપણને એક વાક્યનો નાનો જવાબ મળે છે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ 1912 ના રોજ થયો, અમદાવાદમાં થયો હતો। તો અંડરલાઈન કરવી હોય તો કરી શકો છો, એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, यानी कि उनका जो कुटुंब है, उनके जो पिताजी, उनके भाई, उनके पिताजी, वो सब एक प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार उद्योगपति, धंधा, बिजनेसमैन, वो बिजनेस के काम से संबंधित थे या उससे उनका नाता था। तो उनके जो पिताजी है वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार। इज्जतदार। तो उनके पिताजी का नाम बहुत फेमस था उस समय। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। यहाँ हमें शायद विकल्प के स्वरूप में 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम सरला देवी। पिता का नाम अंबालाल, माता का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे, कुल मिलाकर वो 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। अब जो प्रसंग होने वाला है वो उनके बचपन का प्रसंग है। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिले कि उनके बचपन के प्रसंग का वर्णन कीजिए, सविस्तर प्रश्न हो, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि विक्रम साराभाई के बचपन का वर्णन कीजिए, तो हम ये सब उसमें लिखेंगे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई, बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी कि इस प्रसंग के द्वारा हमें मालूम होता है कि जो विक्रम साराभाई है वो बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं और उनका इरादा यानी कि उनका जो निश्चय, निर्णय है वो भी बुलंदियां छूने का है। बुलंद यानी ऊंचाई। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। 5-6 साल के छोटे बच्चे थे तब सब फैमिली के साथ घूमने के लिए शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। तो
उनके नाम कई सारी चिट्ठियां आती थी। किसी को काम हो तो वो चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे। उस समय ऐसे ज्यादा उपकरण नहीं थे, टेलीफोन आदि होते थे लेकिन कम। तो उस समय टपाल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा संदेशा भिजवाया जाता था। तो उनके नाम कई सारी चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम ने बालक के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। पिताजी की इतनी काम करने की निष्ठा और उनकी इतनी प्रतिष्ठा देख वो छोटा सा बालक यह सोचता है कि अगर मेरे पिता के नाम इतनी चिट्ठी आए तो मेरे नाम भी इतनी ही चिट्ठी आनी चाहिए। इसीलिए कई लिफाफा यानी कवर लिफाफा यानी पत्र रखने का कवर। तो कई सारे लिफाफे आते थे, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। उन्होंने बचपन में अपने पिताजी के नाम चिट्ठियां आती देख उन्होंने भी अपने नाम का पता और चिट्ठी लिखकर अपना एड्रेस लिखकर कई सारी चिट्ठियां पोस्ट में डाल दी। तब क्या, तो उनके नाम भी कई सारी चिट्ठियां यानी कि विक्रम साराभाई के नाम पर भी कई सारी चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिताजी ने देखा कि इस छोटे से बच्चे के नाम इतनी सारी चिट्ठियां कैसे आ सकती है, तो उन्होंने उसके पीछे का रहस्य जानने का कोशिश किया कि यह जो बालक है अभी तो छोटा है, उसके नाम तो इतनी सारी चिट्ठियां नहीं आ सकती, तो यह चिट्ठियां आई कैसे, यह जानने का पूरा प्रयत्न उन्होंने किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। જ્યારે ખબર પડી કે આ બાળક ગમત કરે છે, પણ એ ગમત પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો કે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટેનો, કે અહીંથી મારે ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવું છે, ત્યાં ને ત્યાં નથી રહેવું। એ ઉદ્દેશ્ય જાણી એના પિતા પણ ખૂબ હસવા लाग्या અને એમને આનંદ થયો। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते। उन्होंने साहसिक कारनामे प्रिय थे। जब छोटे थे तो साइकिल पर करतब दिखाते थे। अभी बच्चों ने देखा होगा, एक पैर से साइकिल चलाते हैं, उल्टे साइकिल पे सो जाते हैं, तो यह करतब हुई। करतब कलाबाजियां यानी करतब। हमने सर्कस वगैरह में देखा होगा, साइकिल चलाते हैं, दो के ऊपर 3 पिरामिड करते हैं, सोते सोते साइकिल चलाते हैं, एक पैर से साइकिल चलाते हैं। ऐसे करतब हमारे ये वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भी करते थे और सबको अचंभित यानी आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। एक और बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन बनेगा कि उन्हें कैसे कारनामे पसंद थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे, पसंद थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी उससे लगाव, उसमें इंटरेस्ट होना, रुचि होना, रस होना। तो उन्हें गणित और भौतिक विज्ञान में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, यानी कि
10वीं की जो कक्षा है वो उन्होंने 1934 में पास की। सन 1934 से लेकर 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, यानी कि अभी का 11-12 है उन्हें इंटर कहा जाता था। तो यह इंटर उन्होंने कहा कि तो 11 से लेकर कॉलेज तक 34, 35, 36 और 37 तो 4 वर्ष की पढ़ाई उन्होंने। खास सुनना, गुजरात कॉलेज कहाँ पर स्थित है? गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 में પછી એ ઇન્ટરની જે ભણતર હતું એ પૂરું કરી અને ક્યાં ગયા? इंग्लैंड। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी कि आगे की पढ़ाई जो है उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड, लंदन के इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए, यानी कि बीजું विश्व युद्ध જ્યારે થવાની અણીએ હતું ત્યારે વિશ્વ યુદ્ધ જાહેર થાય છે ત્યારે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના દેશમાં પરત જતું રહેવાનું હોય છે, એટલા માટે થઈને આ પણ એ વિશ્વ યુદ્ધને કારણે પોતે પરત આવતા રહે છે। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। જ્યારે ભારત પાછા આવે છે ત્યારે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે તો એમને જે રસ રુચિ હતી એ છે જ તે, તો હવે એના માટે એ કોની પાસે જાય છે? તો ભારતમાં આવ્યા પછી એમને ડોક્ટર સીવી રામન એ પણ વૈજ્ઞાનિક હતા અને ડોક્ટર હોમી ભાભા આપણે બધા જાણીએ જ છીએ। તો આવા લોકોના નજીક રહી અને એમને અભ્યાસ કરવાનો મોકો મળ્યો। સાનિધ્ય यानी નિકટતા। उनके निकट रहकर काम करने का मौका मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंधे। અહીંયા પણ એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે 1942 માં એમના વિવાહ થયા, કોની સાથે થયા? તો મૃણાલિની સ્વામીનાથ। મૃણાલિની સ્વામીનાથ। આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની પત્નીનું નામ શું હતું? તો શું આવશે? મૃણાલિની। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। यानी कि अंतरिक्ष की गहराई, आकाश में अंतरिक्ष, આપણે આગળ તમારે 7મા ધોરણમાં નહીં પણ 8મા ધોરણમાં આવે છે અંતરિક્ષ ઉપર સુનીતા વિલિયમ્સ। તો અંતરિક્ષની ગહેરાઈમાંથી જે આવતી બ્રહ્માંડીય, અંતરિક્ષ એટલે બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડમાંથી આવતી કિરણો, કોસ્મિક કિરણો, એ બ્રહ્માંડમાંથી આવતી પૃથ્વી ઉપર કોસ્મિક કિરણો ઉપર એમણે આવિષ્કાર, સંશોધન કર્યું અને એ સંશોધન, એ ખોજની અંદર એમણે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી વિશ્વવિદ્યાલય 1947 માં આ જે કોસ્મિક કિરણો છે એના ઉપર શું કર્યું? એમણે પીએચડી, માસ્ટર ઓફ માસ્ટર કર્યું। અને જ્યારે કોઈ ભણતરની અંદર પીએચડી ની પદવી મેળવે છે ત્યારે એ વ્યક્તિની આગળ, નામની આગળ શું લાગી જાય છે? ડોક્ટર। એ વ્યક્તિ પછી કોઈ પણ હોય પણ પીએચડી ના અભ્યાસ પછી એક આદર આપવો પડે છે અને એ વ્યક્તિના નામની આગળ ડોક્ટર લાગી જાય છે। આ જે છે એ ફિઝિશિયન ડોક્ટર નહીં પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ માસ્ટર ઉપર માસ્ટર કરે છે ત્યારે એને આ સન્માન આપવામાં આવે છે। તો એમણે પણ બ્રહ્માંડમાં
રહેલા કિરણો ઉપર પીએચડી કર્યું હતું, એટલે કે એના ઉપર ખોજ કરી હતી. કોસ્મિક ब्रह्मांड से निकलने वाली किरणें और अनुसंधान यानी आविष्कार का दूसरा अर्थ है खोज, संशोधन करना, खोज करना. ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. यानी ब्रह्मांड એટલે આકાશની ઉપરની વાત થાય છે, સૌરમંડળની. તો એ સૌરમંડળની અંદર રહેલા ઘણા બધા જટિલ પ્રશ્નો હતા જેના ઉપર એમણે કામ કર્યું. એ પ્રશ્નોનો પ્રાયોગિક હલ એવું નહીં ખાલી કાગળ ઉપર, ના, પ્રેક્ટિકલ એનો ઉપયોગ કર્યો અને પ્રેક્ટિકલ દ્વારા એ પ્રશ્ન, જે જટિલ પ્રશ્ન હતા એ બધાય પ્રશ્નોનો હલ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જટિલ યાની કઠિન. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी. यानी कि पीएचडी द्वारा जो संशोधन किया था कॉस्मिक किरणों का, उस संशोधन के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि हिमालय पर्वत पर जो किरणें आती है वहां पर सबसे अच्छी और सबसे पहले किरण आती है. इसीलिए जो कॉस्मिक किरणों का संशोधन है वहां सबसे अच्छा हो सकता है और वो जगह हमारे लिए यानी कि इस संशोधन के लिए सबसे अनुकूल उपयोगी है. इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मिलता है कि भारत सरकार ने कहाँ वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रयोगशाला स्थापित की? तो गुलमर्ग में. कहाँ पे? गुलमर्ग में. अंडरलाइन करनी हो तो कर लीजिए. उपकरणों से लैस यानी कि बिना साधन की एक प्रयोगशाला वहां पर स्थापित है. वहां किसी प्रकार के साधन वहां पर उपयोग में लेने नहीं है. बिना साधन की प्रयोगशाला. वैसे प्रयोगशाला में कई प्रकार के केमिकल, बीकर आदि, वो ड्रॉपर, ऐसे कई साधन होते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पर यहाँ पर कोई साधन नहीं है. बिना साधन की प्रयोगशाला. विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित हुई. ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ 1947 ની અંદર ભૌતિક પ્રયોગશાળા એમણે ક્યાં શરૂ કરી? તો અમદાવાદમાં એમણે સ્થાપિત કરી, जिससे वो आज जन्म संबंध रहे. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योगों की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. यानी कि उनका जहाँ जन्म हुआ था, उनसे जन्म संबंधित उन्होंने वहां पर अहमदाबाद में ये जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है वो स्थापित की. इसके अलावा उन्होंने वस्त्र उद्योग यानी कि कापड़ बनाने की फैक्ट्री, उसमें लगता मटेरियल, उसमें जो वैज्ञानिक तकनीक है वो सारी कहाँ पर? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की
आधारशिला, तो वहां पर वो रिसर्च सेंटर खोला गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वो कार्य करते थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन सी जगहों पर काम किया था, अथवा तो कौन कौन से क्या बोलते, कौन कौन सी वैज्ञानिक उपकरणों पर काम किया था। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति ऊपर उन्होंने काम किया था। अंतरिक्ष विकिरण, अंतरिक्ष में से आने वाली किरण, सूर्य पर काम किया, ग्रह पर काम किया, प्लाज्मा, तारों पर काम किया। तो कई सारी खगोलीय घटनाओं पर उन्होंने काम किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। એટલે કે 1961 ની અંદર પરમાણુ ઊર્જા નામની જે સંસ્થા છે તેના એક સદસ્ય તેમને બનાવવામાં આવ્યા, આયોગ્યની સંસ્થા। आयोग्यानी संस्था। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હોમી ભાભાને એ પરમાણુ ઊર્જાના પિતા કહેવાય છે, પિતામહ કહેવાય। તો એ પરમાણુ ઊર્જા પર એમણે જે કંઈ કાર્ય કરેલું હતું એ એમના મૃત્યુ બાદ કોને માથે બધું આવી ગયું? યુવા વૈજ્ઞાનિક। કારણ કે એ સમયે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે તે યુવાન અવસ્થામાં હતા, એટલા માટે બધું કામ તેમના ઉપર આવી ગયું। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। એટલે કે જેટલી તમામ અનુસંધાન એટલે સંશોધનને લગતા કેન્દ્ર હતા એ બધાય ગઠન એટલે એક કરવું, એ બધાયને શું કરી દીધું? એક કરી દીધા કે જે કંઈ ખોજ થાય એ એક જગ્યાએથી થાય। અને એ ગઠન કરી અને એ જે સંસ્થા હતી એના પહેલા જે અધ્યક્ષ છે એ ડોક્ટર વિક્રમ साराभाई बनेला। उनकी यह अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। આપણે પહેલા જ્યારે વાવાઝોડું કે એવી કોઈ કુદરતી આપત્તિ આવવાની હોય, વાવાઝોડું છે કે ભૂકંપ છે કે કોઈ પણ, તો એ આપણને એડવાન્સમાં ખબર પડતી નહીં। જ્યારે ઉપગ્રહ અંતરિક્ષમાં છોડવામાં આવે છે એને કારણે આપણને મોસમની જાણકારી મળે છે, પ્લસ આવી કોઈ કુદરતી ઘટના બનવાની હોય તો હવે તો જીપીએસ સિસ્ટમ એટલી આગળ આવી ગઈ છે કે વરસાદ પણ તમને આગલે દિવસે ખબર પડે છે કે તમારે આ ગામ જવું છે તો તમે મેપ જોઈ લો તો મેપમાં તમને વાદળ બતાવે છે કે આ ગામ કાલ વરસાદ હશે કે નહીં હોય। અમે ખુદ પણ એ જોઈને જ નીકળી છીએ, જ્યારે ચોમાસાની સિઝન હોય ત્યારે અમે ખુદ પણ એ મેપ જોઈને નીકળીએ છીએ ઘરની બહાર। તો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી આટલી બધી આગળ આવી ગઈ છે। તો એ સમયે દૂરસંચાર એટલે કે ટેલિફોન, દૂરદર્શન, ટીવીની જે ચેનલો છે એ અને મોસમ વિભાગ, વરસાદ, ગરમી, ઠંડી કઈ રીતની કેટલા પ્રમાણમાં પડશે એ બધા જે સંશોધન છે એના ઉપગ્રહ સફળતાપૂર્વક અંતરિક્ષમાં પહોંચે એના પર એમણે ખૂબ સરસ કાર્ય કરેલું। પ્રક્ષેપિત યાની સ્થાપિત। તેમણે આ બધાને લગતા ઉપગ્રહ ત્યાં સ્થાપિત કરેલા છે, ક્યાં? અંતરિક્ષમાં, જેથી કરી આપણને તમામે તમામ जानकारी मળી रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।
હવે જે આપણે નેક્સ્ટ ફકરો ભણીએ છીએ એ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ છે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને કેવા કેવા અને કેટલા પુરસ્કાર મળેલા હતા. તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત દેશની વિજ્ઞાનને લગતા વિકાસમાં એમણે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું હતું અને જીવા ત્યાં સુધી વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે પોતે પ્રતિષ્ઠા પણ પામ્યા અને દેશને કામ પણ આવ્યા. सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया. अलंकरण એટલે એવોર્ડ. 1962 માં શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર, 62 પછી 66, 1966 માં પદ્મ ભૂષણ, 1972 માં મરણોત્તર એટલે કે મૃત્યુ પછી 72 માં કેવો મળ્યો હતો કે મૃત્યુ પછી જે એવોર્ડ મળે એ પદ્મ વિભૂષણ એમને મરણ પછી પ્રાપ્ત થયેલો. તો આટલા એવોર્ડો એમને મળેલા છે. કેટલા? 62, 66 અને 72. निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे. साइंटिफिक साइंस ने लगती जे યુનિયન હતું એના પણ એક સદસ્ય રહી ચૂકેલા છે 1966 માં. सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने. संयुक्त राष्ट्र संघ જ્યાં બધા જ રાષ્ટ્રો ભેગા મળી અને નિર્ણય લે છે તો તેના પણ એ યુનેસ્કોના પણ તે અધ્યક્ષ બનેલા. उन्होंने इंडिया जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया था. એટલે કે ઇન્ડિયન જીઓલોજીકલ યુનિયન જે છે એના તે પોતે પ્રમુખ પદે રહેલા છે. ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने. सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के અધ્યક્ષ બને. એટલે 14મી પરિષદ જે હતી પ્રમુખ પરિષદ એના 1971 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ અને એના અધ્યક્ષ ને ઉપાધ્યક્ષ બે પદ ઉપર પોતે રહેલા કામ કરેલું છે. वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे. उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई. એવું નથી કે પોતે વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા છે તો એકલું વિજ્ઞાન ઉપર જ કામ કરે છે. ના, એ સિવાય પણ તેમણે તો કે કલા એટલે રમત ગમત જગત ક્ષેત્રે, કલા ક્ષેત્રે કોઈ સારી એવી કળામાં પારંગત હોય તો એમાં એમણે ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે. ભણવામાં, સમાજને લગતા કાર્યોમાં તો બધી જ જગ્યાએ ઇન્વોલ્વ થયા છે અને આપણો જે દેશ છે ખાસ કરીને ગુજરાત તો તેને ઘણું આગળ લાવી દીધું. શા માટે? તો કે અમદાવાદની અંદર બે મોટી સંસ્થાઓ, એક તો લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની એમણે સ્થાપના કરી હતી. यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे. એ વ્યક્તિ જ્યાં સુધી જીવન ચાલ્યું ત્યાં સુધી પોતે વિજ્ઞાનને એક નવી અને નવા આવિષ્કાર આપતા જ રહ્યા છે અને દેશની સેવામાં પોતે ભાગ પણ લીધો છે. તેમણે જનસામાન્ય કે વિજ્ઞાન કે પ્રતિ રુચિ એટલે કે નાના બાળકો હોય ને એને જનરલી ગણિત વિજ્ઞાન ઘણું ઓછું ગમતું હોય તો જેને ઓછું ગમે છે એવા લોકોનો સંપર્ક સાધી એમને વિજ્ઞાનમાં રુચિ જાગે, એમને દિલચસ્પી રહે એવા કામ પણ એમણે કરેલા છે. वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी. 21 ડિસેમ્બર 1971 ના રોજ તે કાળી રાત્રિ તરીકે, બ્લેક નાઇટ તરીકે ઓળખાય છે. ડોક્ટર વિક્રમ साराभाई को त्रिवेंद्रम के
लॉन्चिंग स्टेशन थ्रुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। ત્રિવેન્દ્રમ દક્ષિણની અંદરનું એક લોન્ચિંગ સ્ટેશન થ્રુમ્બા નામનું જે છે ત્યાં કાર્ય નિરીક્ષણ એટલે કે ત્યાં વિઝિટ કરવા માટે તેમને જવાનું હતું, એટલા માટે પોતે ત્રિવેન્દ્રમ ગયા હતા। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। थ्रुम्बा में त्रिवेंद्रम में वह एक होटल में रुके हुए थे। रात्रि के दौरान उन्हें हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। उनके निधन से विज्ञान के नित नए आयोग को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। निधन यानी मृत्यु। तो विज्ञान क्षेत्र में हर दिन एक नया आविष्कार, एक नई खोज, कुछ नया करना है, नया देना है। भारत के प्रति उनकी यह भावना कि हर रोज एक नई सुबह, एक नया आविष्कार, एक नई खोज। तो यह जो आयोग को जोड़ने वाला यानी कि सबको, विज्ञान को एक करने वाला व्यक्ति जो एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया, ये जो जीवन चक्र है हर रोज नया, हर रोज नया, एक दिन वह थम गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। ऐसे महान व्यक्ति को हम शत शत नमन करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा मान मिलना साधारण जन की बात नहीं है। कई सारे कर्म होने पर हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। कई जन्मों का कर्म जब हमें एक साथ फल स्वरूप मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को मिलना होता है, या ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं। ऐसी प्रतिभा बच्चों के पास पहुंचे, काम करने की निष्ठा, हर एक काम नए तरीके से करना, हर रोज कुछ नया करना, कुछ नया देना, देश की सेवा करना, तो ऐसे महान व्यक्ति का जीवन हमें पढ़ने को मिला है। इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है यह पाठ, क्योंकि इससे बच्चे मोटिवेट हो और अपने जीवन में कुछ कर दिखाए। तो पाठ के अंदर आए सभी अपरिचित शब्द यानी कि समानार्थी शब्द हमने लिए हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई गद्य का, पाठ का प्रकार कौन सा है? तो यह एक जीवनी है, यानी जीवन चरित्र, किसी महान व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई कथा। तो पाठ हमने सीखा, पाठ में आने वाले क्वेश्चन की भी बात साथ साथ करते गए हैं, दो बार रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन। हो सके तो एक उसमें लिख लेना नोट में, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। नेक्स्ट पीरियड में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।